So hey guys, this is Kashif Raza and I'm a first year MBBS student at AIMS Patna. How to analyze paper? टेस्ट तो सारे लोग देते हैं ना, बट अपनी गलती कितने लोगों को पता होती है? बहुत कम लोगों को पता होती है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम कोचिंग के अंदर जो हमारे टेस्ट होता है तो जो हमारे सही होते हैं वो तो सही होते ही हैं, बट जो हमारे गलत होते हैं आंसर की से मैच करने के बाद फिर एक हाईलाइटर लेकर के या फिर जैसे भी करके हम मार्क कर लेते हैं, अच्छा इसका आंसर ये नहीं ये होगा, हमने छोड़ दिया था ये होगा, बस वहीं पे पेपर को फिर वापस रख देते हैं एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बट एक पेपर डिज़र्व्स मोर देन दैट। द वे यू एनालाइज पेपर विल डिटरमाइन कि तुम्हारी रैंक क्या होगी आने वाले टाइम पे, बिकॉज पेपर का एनालिसिस जितना साउंड करता है ना सिंपल, उतना सिंपल है नहीं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग जिसको आई विल बी ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स ताकि तुम्हारे लिए वो चीज़ पहली बार में ही सिंपल हो जाए। देखो आइडियली ये कहा जाता है कि अगर तुम 3 घंटे के अंदर मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हें 3 घंटे पेपर भी एनालाइज करना चाहिए। हमें लगता है कि यार पेपर एनालिसिस में हम पढ़ थोड़ी रहे हैं या प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं तो हमारे इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा टाइम बर्बाद होगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो जो आप एनालिसिस करते हो ना, आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हो। आप एक तरीके से अगर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था तो आप एनालाइज करके वो एक टॉपिक समझ लेते हो कि ये टॉपिक मेरा वीक है या इससे मेरे सवाल गलत हुए थे, तो आप अगली बार उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ते हो। लेट्स स्टार्ट। The first thing is that each question holds 4 potential questions in it। मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। अब आप बोलोगे कि कैसे, हमें तो एक ही क्वेश्चन पता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनरा। उसका पहला ऑप्शन है BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन B है क्लोरेला, ठीक है, ऑप्शन C है जायंट रेडवुड ट्री और ऑप्शन D है यूग्लिना। तो ऐसे सिचुएशन में सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, BGA होगा, मोनरा का एग्जाम्पल। बट कई बार क्या होता है कि हम इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। हम एक की जगह मान लो B लगा दिए, C लगा दिए, और मान लो अगर हमने सही भी कराना तो जब हम पेपर को एनालाइज कर रहे होंगे तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें पता था आंसर BGA है, तुमने सही कर दिया, लेकिन जब तुम दोबारा इसको देखो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लोरेला लिखा हुआ है तो ये देखो कि क्लोरेला किसका एग्जाम्पल है। मेरे कहने का ये मतलब है कि हर एक ऑप्शन को ऐसे देखो कि अगर वो ऑप्शन जो है वो किसका आंसर हो सकता था। अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनरा या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मोनरा, अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तो क्या क्वेश्चन होता जिसका आंसर क्लोरेला हो सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी तो वहाँ पे क्लोरेला शायद आंसर हो सकता था, ठीक है। सिमिलरली अगर जायंट रेडवुड लिखा है तो अगर वहाँ पे पूछा जाता गिव एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म तो वहाँ पे शायद वो आंसर हो सकता था। अगर प्रोटिस्टा होता तो वहाँ पे तुम्हारा यूग्लिना आंसर हो सकता था। तो ओवरऑल मतलब ये है कि तुमको क्या करना ना, जब तुम एनालाइज कर रहे होगे तो मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन को देखो एंड उसके ऑप्शंस के आगे ही जो लिखी हुई चीज़ है ना उनके आगे और उसको एक्सटेंड करके या तो उसके और एग्जांपल्स लिख दो या ये लिख दो कि वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है तुम्हारा क्लोरेला तो क्लोरेला इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, एरो देकर लिख दो ग्रीन एल्गी एंड वहाँ पे यही लिख दो ग्रीन एल्गी के बाकी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें एग्जाम्पल्स याद होते नहीं हैं तो जो ट्रिक्स होते हैं ना तुम्हारे उसको वहीं पर लिख दो, ठीक है ना। या तो तुम पेपर को दोबारा उठा करके देखोगे, और अगर तुम पेपर दोबारा उठा के नहीं भी देखते हो ना मेरे भाई तो तुम एक नोटबुक के अंदर लिख लो या फिर स्टिकी नोट्स पे लिख करके अपने वॉल पे पेस्ट कर लो। बेस्ट यही होता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी नज़रों के सामने रोज़ जब तुम उठोगे या पढ़ने बैठोगे तुम्हारे वॉल पर जब चीज़ें रहेंगी तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो अपने वॉल पे उसको स्टिक कर लो। एंड ग्रीन एल्गी के फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्लासी कार SUV। ये मैंने विपिन कुमार शर्मा सर की ट्रिक देखी थी जब मैं तैयारी कर रहा था तो, ठीक है। क्लासी कार SUV, क्लासी मतलब हो गया तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास, कार मतलब हो गया कारा एंड SUV मतलब हो गया स्पाइरोगाइरा, येलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। अब इसके अंदर क्लोरेला का नाम नहीं है बट इट डजंट मीन कि क्लोरेला इसमें नहीं आता है, वो तुम्हारे 12th में वो चीज़ दे रखी है, ठीक है। सिमिलरली अगर यूग्लिना है तो यूग्लिना इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट एंड प्रोटिस्ट के और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लिख देना कि जायंट रेडवुड ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड फिर लिख देना कि इसके और जिम्नोस्पर्म के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो तुमने एक चीज़ देखा कि ऑल्दो तुम्हें टाइम लगा थोड़ा सा अपने सही क्वेश्चन को ही एनालाइज करने में, बट एक तरीके से तुमने मोनरा के, प्रोटिस्टा के, एल्गी के एंड जिम्नोस्पर्म के नाम याद कर लिए, ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स याद कर लिए। तो इससे पता है फ़ायदा क्या हुआ, इससे ना तुमने एक क्वेश्चन से 4 अलग अलग चीज़ें सीखी, 4 अलग अलग सबके पूरे एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है ना। तो इससे चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी याद होती हैं, बहुत टाइम तक याद रहती है क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा कवर किया है। तो हम ऐसे ही एनालाइज़ करते हैं जो हमको 3 घंटा लगता है एनालाइज़ करने में, इनफैक्ट तुमको ज़्यादा भी लग जाएगा। और मान लो तुमने ये करा ना तो तुमको याद हुआ, तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक तरीके से रिवाइज़ कर लिया एक क्वेश्चन के हेल्प से।
तो इसीलिए पेपर एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने निमोनिक्स का बताया, ठीक है, तो ऐसे निमोनिक्स हम खुद से बना ले तो बेटर है, या फिर हम ऑनलाइन देख लें, ठीक है। लेकिन अगर तुम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो हर चीज़ एक जगह पर हो, उसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, क्योंकि तुम ये समझो कि ईजी चीज़ को याद करना उतना हार्ड नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन कोई हार्ड या कोई टफ़ चीज़ होती है ना, उसको याद करना मुश्किल होता है। स्पेशली तुम्हारे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इतने सारे एग्जांपल्स। बेसिकली बायो के अंदर तो एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेमोनिट के निमोनिक्स तुम इसके लिए यूज़ कर सकते हो। निमोनिक्स, अब देखो लोग कहेंगे कि यार ट्रिक से चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखो निमोनिक्स का क्या होता है, एक तो वो बहुत फ़न वे में होता है कि हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंटिफिकली वो चीज़ प्रूवन है कि निमोनिक्स जो होते हैं हमारे दिमाग में जा करके चीज़ों को लंबे टाइम तक रिटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कोई निमोनिक बता दी, ठीक है, अब वो निमोनिक तुम्हें हमेशा याद रहेगी क्योंकि तुमने ना वो चीज़ कहीं सुनी है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि अरे यार कितना फ़नी है, कितना अच्छा है, ठीक है, तो उससे तुम्हें चीज़ें याद रहती हैं। तुम जब मेडिकल कॉलेज के अंदर आओगे ना तो भी तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हेविली निमोनिक पर रिलाई करा जाता है चीज़ों को याद करने के लिए। तो बेसिकली ऐप को इंस्टॉल करो एंड ऐप के अंदर जा करके तुम निमोनिक्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो नीट 2023 का, मतलब ये लास्ट वाला जो नीट हुआ था, इसके अंदर बायो के 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर से थे। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री के 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इसी ऐप के अंदर से थे एंड फिजिक्स के 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर ऐप से थे। इफ़ यू वांट यू कैन चेक द प्रूफ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, है ना, काफ़ी अच्छी चीज़। तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब चलो वीडियो में वापस आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब तुम एनालाइज़ करते हो तो क्वेश्चन जब तुम एनालाइज़ कर रहे होगे दो टाइप के आएंगे, या तो वो जो तुम्हारा सही हुआ है या तो वो जो तुम्हारा गलत हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई चीज़ है जो तुम्हारा सही हुआ है, ठीक है, तो तुम उसको क्या करोगे कि उसके अंदर जितने भी 4 ऑप्शंस होते हैं उन चारों के ऑप्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओगे और उसके और जो एक्सटेंडेड, समझ रहे हो, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो तुमने क्लोरेला से क्वेश्चन बना लिया कि ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल्स क्या है, और भी एक्सटेंड करके एग्जाम्पल्स बाकी के और लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा, इसको तुमने एक स्टिकी नोट्स पे लो, है ना, और उसको अपने वॉल पे स्टिक कर दो, ठीक है, ये करो एंड इसको याद कर लो। अब आते हैं दूसरे सेट पे जहाँ पे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो गलत निकला, ठीक है। जब गलत होगा तो क्या करेंगे, गलत होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मान लो एनसीईआरटी से कोई चीज़ है तो एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी के अंदर जा करके हम पेज को ना थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना तो हमें पता होगा कि यार पता है इस पेज से ना मेरे क्वेश्चन एक बार गलत हुआ है। अगर मान लो तुमने 4 बार उसी पेज से गलती करी तो वो पेज जो होगा ना 4 बार फोल्डेड रहेगा। इससे ये तुम्हारे दिमाग में लगेगा कि अरे यार इस पेज से ना बहुत ज़्यादा गलती हुई है, पेज बहुत बार मुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो एक काइंड ऑफ तुम्हें एक रिकॉल होते रहेगा कि यार मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको सही से करना है। और जो तुमने गलत करा ना उसको तुमने वॉल पे चिपका लिया। अब वॉल पे चिपकाने के बाद क्या करना है, उसको छोड़ देना है, नहीं, उसको रोज़ रोज़ सुबह उठ के देखो, ठीक है। रोज़ जब भी उठो सुबह एक बार उठ करके वॉल से रिवाइज कर लो उसको, ठीक है ना। रोज़ अगर तुम थोड़ा थोड़ा आधा घंटा दोगे, पहले दिन मान लो तुम्हें आधे घंटे लग जाएंगे रिवाइज करने में एक पेपर को, ठीक है। फिर जब तुम करोगे पेपर को रिवाइज करने का मतलब जो स्टिकी नोट्स तुमने वॉल पे स्टिक कर रखे हैं, पेपर को एनालाइज करने में तो तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे ही, ठीक है। लेकिन जब तुम उसको रिवाइज करोगे ना जो तुमने वॉल पे चिपका रखा है तो तुम्हें आधा घंटा लगेगा पहले दिन, उसके बाद तुम्हें 10 मिनट लगेगा, फिर 15 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट लगेगा, फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम देखोगे तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चंस बहुत बार टेस्ट में रिपीट होंगे और हर बार तुम सही करके आओगे क्योंकि तुमने इतने अच्छे से एनालाइज कर रखा है। काइंड ऑफ तुमने एनालिसिस के साथ साथ ना पढ़ लिया एक तरीके से, पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कर लिया, समझ रहे हो। तीसरी चीज़ है कि एक चीज़ को ना बहुत सारे जगह से लिंक करो, मतलब काउंटर लर्निंग करो। काउंटर लर्निंग का ये मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे क्लेमाइडोमोनास वर्ड लिखा हुआ है तो याद करो क्लेमाइडोमोनास कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो नहीं है कहीं पे, हाँ है, ये विटेकर वाले टेबल के नीचे दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली ये तुम्हारे प्लांट किंगडम में भी दे रखा है, ठीक है, तुम्हारे क्लास 12 के अंदर दे रखा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना बहुत जगह दे रखी हैं। तो हो सकता है अगर उसकी एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी हो तो किसी और चैप्टर में लिखी होगी, ठीक है। बट मेक श्योर कि तुमको पता हो कि कौन सी चीज़ के बारे में कहाँ कहाँ लिखा गया है। पता है इससे ये होता है ना, इससे ये होता है कि तुम कभी भी अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हो, एनालिसिस करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ना अचानक से स्ट्राइक करेगा कि भाई ये वर्ड लिखा है, ये क्वेश्चन गलत हुआ ना, ये यहाँ हो सकता है। तो तुम एट ए टाइम ना 3 चैप्टर्स को एक नज़र से देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी काउंटर लर्निंग के बारे में अपने वीडियोस में बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे निमेटोड का एग्जांपल पूछा जाता है या फिर एस्के हेलमिंथस का एग्जांपल पूछा जाता है, तो उसके अंदर ये होता है कि तुम्हारे बायोटेक के 2nd चैप्टर में भी दे रखा है, उसका नाम मिलिडोगाइन इनकोग्निशिया वाला, ठीक है। तुम्हारे मॉलिक्यूलर बेसिस के अंदर दे रखा है सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर दे रखा है एस्केरिस वाला, सिमिलरली तुम्हारे एनिमल किंगडम में दे रखा है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत जगह पे दे रखी हैं, तो तुमको खुद आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे दे रखा है, हमें इसको कैसे कवर अप करना है, ठीक है। ताकि तुम्हारा कुछ भी अगर
मेथड से या फिर एसक्यूएल मेथड से गलत होता है तो तुम्हें पता रहे कि यार ये यहाँ दे रखा है, हमें यहाँ से सही करना है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। अब मान लो तुमसे गलती हो गई तो गलती को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारी गलती किस टाइप की थी। मैंने क्या करा था ना, इन गलतियों को 8 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई करा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये 8 मेजर टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्चुअल मिस्टेक। कंसेप्चुअल मतलब कि हमें पता ही नहीं था यार, हमने कॉन्सेप्ट ही गलत समझ लिया था, हमने उल्टा लगा दिया, हमने गलत कर दिया, ठीक। तो हम जाकर कंसेप्ट को फिर से अपने सुधारेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से लेक्चर देखेंगे। दूसरा हो सकता है कि हमने कोई सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि हमने रीडिंग में गलती कर दी। ऑब्वियसली ये सिली मिस्टेक के अंदर आता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये रीडिंग में हमने गलती कर दी, कि हमने ना क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। चौथा ये हो सकता है कि हमने OMR फिलिंग में गलती कर दी। पांचवा है तुम्हारा ऑप्शन को टिक गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें पता है 5 का A है, लेकिन हम गलती से ना A के थोड़ा नीचे टिक किया तो लग रहा है B हो गया, ठीक है। तो हम आंसर B लगा के आ जाते हैं, ठीक है, OMR में। छठा है कैलकुलेशन में गलती कर दी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 3 8 लिख दिया, ठीक है, 3 2 9 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 6 लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें गलती हो जाती हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन के अंदर भी हम मिस्टेक कर सकते हैं। द सेवेंथ थिंग इज़ कि तुमको फार्मूला ही याद नहीं आया, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम हो सकता है फार्मूला भी भूल जाएं, ठीक है। एंड 8th थिंग इज़ कि सेकंड थॉट से गलत करना। मतलब मान लो कि तुम्हें एक बार तुमने क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मैं दोबारा इसको रिवाइज करूँगा, दोबारा देखूंगा। और जब तुम दोबारा देखते हो तो तुम्हारे मन में कुछ और आंसर आता है और तुम उसको लगा देते हो और लास्ट में फिर गलत करके आ जाते हो। मतलब ज़्यादा सोच लेना किसी क्वेश्चन के बारे में कि नहीं ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। एक बार लगा दिया, आगे बढ़ो, एज सिंपल एज दैट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि सेटल नहीं होना है, ठीक है ना। सेटल नहीं होने का मतलब है कि अपने दिमाग में ये सेटल मत हो जाना कि मतलब मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, लाइफ सेट है। जैसे मान लो मेरे 705 जब आए थे ना, तो भी मैंने पेपर को पूरा एनालाइज करा था, ठीक है। 705 आए थे तो सिर्फ मुझे 3 क्वेश्चन देखने थे ना, क्या क्या गलत हुए। मतलब 2 सेकंड में मेरा पेपर एनालाइज हो गया, खत्म हो चुका होता, ठीक है, आंसर की देखने के बाद ही। बट मैंने फिर भी उसमें 2 घंटे 3 घंटे टाइम दिया, उसको दोबारा अच्छे से समझा, ताकि दोबारा मैं 700 का पेपर है तो मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ। एंड इवेंचुअली फिर ऐसा ही हुआ, फिर जब पेपर आया तो मैंने 700 स्कोर करा, ठीक है। तो इस चीज़ का मेंटालिटी अपना ऐसे चेंज करो कि मैंने सोचा कि ये 3 क्वेश्चन गलत हुए ही क्यों यार। मतलब एक क्वेश्चन जब मैं सही करते हुए आ रहा हूँ तो फिर 3 और क्यों गलत हुए। मतलब मुझे तो एक भी गलत नहीं करना था ना, जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी, जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था। लोग पता है बहुत नॉर्मलाइज़ कर देते कि यार 650 आ गए कितनी बड़ी बात है, 600 आ गए कितनी बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा छोटी चीज़ है, बट तुम इस चीज़ को सोचो ना, जो टॉपर होता है ना उसके 715 आते हैं ना, फिर भी ये रहता है कि यार 720 क्यों नहीं आया। अब ये ग्रेटफुल अनग्रेटफुल वाली चीज़ मत यहाँ पे बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने मिस्टेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होता है। एक भी अगर गलती है तो वो गलती है, एज सिंपल एज दैट। जिसकी 100 गलती हुई, जिसकी एक गलती हुई हो, गलती होती है, सिंपल, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि मिस्टेक्स कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। मान लो किसी बच्चे के नंबर आते हैं 580, फिर आते हैं 585, फिर 570, 560, 540, 530, 510, 520, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स जो है 500 से 600 के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं। मतलब ±100 के बीच में मार्क्स का वेरिएशन है। एक बंदा है वो लेकर आ रहा है 550, 565, 570, 575, ठीक है, इस तरीके से 545। तो वो क्या कर रहा है ना, 550 के ±10-20 मार्क्स के रेंज के अंदर है, ठीक है। तुम 50 मार्क्स के भी ±50 मार्क्स के रेंज में भी रह सकते हो, मॉक टेस्ट के अंदर सेफ रहेगा। ऑल्दो स्कोर थोड़ा कम हो, ठीक है, बट हमें कंसिस्टेंट रहना है एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर, ठीक है, या फिर कहीं पे इर्द गिर्द जाना है, या तो आगे बढ़ना है या तो कम नहीं होना, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहना है। अब इसका मतलब ये मत करना कि मैं 200 नंबर लेकर के आऊँगा और कंसिस्टेंट रहूँगा, ठीक है, मैं 300 नहीं लाऊंगा, 200 लेकर आऊँगा, ये भी नहीं होता है। मतलब एक डिसेंट मार्क्स पे कंसिस्टेंट रहना, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम 700 ही स्कोर करो, बट जितना स्कोर करो अच्छा स्कोर करो। देखो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना पेपर को एनालाइज करोगे उतना तुम्हारा अच्छा सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक है। जितना खुद को सेल्फ एनालाइज करोगे, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई जितना तुम खुद जानोगे ना, उससे तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के आओगे और एक अच्छे पर्सन बनोगे, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे पता है कि मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम काम करोगे, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, है ना। एंड जितना ज़्यादा अच्छा तुम लर्न करोगे, जितना ज़्यादा बेटर लर्न करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट होगा। वही चीज़ें इंप्रूवमेंट होगा, फिर कॉन्फिडेंट होगे, फिर ज़्यादा पढ़ाई करोगे। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चल रहा होता है, ठीक है। तो हमें वही करना है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, पेपर को अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हमें एक एक चीज़ समझ में आए कि हम गलती कर कहाँ रहे थे, ठीक है ना। और पेपर को बिल्कुल, इसको कहते हैं ना, इस तरीके से एनालाइज करोगे ना तो पेपर को एक तरीके से तुम बिल्कुल प्रॉपर निचोड़ दोगे पेपर को, ठीक है ना। फिर कुछ बचेगा ही नहीं पेपर के अंदर निकालने लायक, समझ रहे हो। फिर तुम उस पेपर को फेंक दो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने अपनी सारी गलतियाँ एक जगह पर लिख रखी है ना, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तुम खुद बताओ, तुम अगर ड्रॉपर हो ना तो तुमको ये चीज़ पता होगी। तुम अपने 11-12 के कितने पेपर्स निकाल करके आज देखते हो, या तुमको याद है वो कि वो थे भी, समझ रहे हो। सिमिलरली मान लो तुम्हारा दूसरा ड्रॉप है तो तुम पहले ड्रॉप के कितने टेस्ट के पेपर देखते हो। इतना टाइम ही नहीं होता ना हमारे पास, ना देखना होता है। तो इसलिए क्यों ना हम ऐसा करें कि हम खुद ही उसको अच्छे से करके रखें, टिकी नोट्स के ऊपर लिख करके रखें, पेपर को एनालाइज करके रखें इतने अच्छे से कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े उस पेपर की दोबारा, ठीक है। तो
तो दिस वॉज इट। इस तरीके से पेपर को एनालाइज करना होता है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चलेगा, ठीक है ना। अपने को मेन क्या करना है ना, पेपर को ऐसे एनालाइज करना है कि हमें सारा का सारा कुछ आ जाए, ठीक है। मान लो 180 क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो सेक्शन ए सेक्शन बी है, ठीक है ना। तो मान के चलो तुम्हारे 200 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब उन 200 क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं। 200 × 4 800 नए कंसेप्ट तुम सीख सकते हो एक दिन के अंदर एक टेस्ट पेपर को रिजॉल्व करके। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा नंबर होता है, 800 अलग अलग चीज़ें, ठीक है। और इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को देखो, आइडेंटिफाई करो क्या मेरे टॉपिक्स वीक हैं, और एनालाइज करते करते ही एनालिसिस को बीच में रोक दो, उतने देर में जाओ जाके पढ़ कर आओ, फिर वापस कंटिन्यू आगे का एनालाइज करो, समझ रहे हो। या तो ये कर सकते हो या फिर एनालाइज पूरा कर लो फिर पढ़ो, ठीक है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। सो आई होप कि तुम लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे एंड ऑब्वियसली शेयर दिस वीडियो टू समवन जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय। Check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie. I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part.